नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अविनाश चतुर्वेदी में। मित्रों, अब की बार आप लोगों से रूबरू होने में कुछ समय लगा। कारण ये था अपने पति कर्तव्यों में अत्यधिक व्यस्तता। आज पुनः मैं उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के बीच और एक नए टॉपिक पे चर्चा हम लोग करते हैं आज। संविधान में, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का बहुत अधिक महत्व है। भाग 3 मौलिक अधिकारों को प्रत्याभूत करता है। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकारों को अध्ययन करते हुए हम लोग इस पूरे जो खंड है इसको मुख्यतः निम्न भागों में विभाजित कर लेंगे। फर्स्ट पहला जो भाग होगा, हम इसमें मौलिक अधिकारों के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, सामान्य अवधारणाओं को देखेंगे और उसके उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, यह हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में और भारतीय परिप्रेक्ष्य में कौन-कौन से अधिकार मौलिक अधिकार हैं, कौन-कौन से अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं। फिर हम देखेंगे कि इन मौलिक अधिकारों पे कब निलंबन लगाया जा सकता है, कब इनको निलंबित किया जा सकता है और इस पर रिस्ट्रिक्शंस क्या है, संविधान में क्या उपबंध है। हम उसके बाद हम लोग अलग-अलग भी देखेंगे। जितने भी मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं, हम लोग एक-एक करके देखेंगे, उसके संवैधानिक उपबंधों को, न्यायिक निर्वचन को, विभिन्न जो निर्णय आए हैं माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के, उनके संदर्भ में देखेंगे कि क्या अवधारणा है। आइए मित्रों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मौलिक अधिकार क्या हैं, उनको मूलभूत अधिकार क्या क्यों कहा जाता है और इनका उद्भव कैसे हुआ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उद्भव से। मौलिक अधिकारों का उद्भव मैग्ना कार्टा की घोषणा से माना जाता है। 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन ने मैग्ना कार्टा की घोषणा की। वस्तुतः जॉन एक अत्याचारी राजा था और उसने सामंतों पे और जो ब्रिटिश प्रजा इंग्लैंड की प्रजा थी उस पर काफी अत्याचार किए। सामंतों ने उसको दबाव बनाया और उसके बाद उसने मैग्ना कार्टा की घोषणा किया। वस्तुतः उस समय जो ये अधिकार थे, नागरिक अधिकारों की जो घोषणा की गई थी, वो सामंतों के परिप्रेक्ष्य थी, फिर भी ये शुरुआत थी। ये प्रथम दस्तावेज था मौलिक अधिकारों के संबंध में। फिर धीरे-धीरे डेवलपमेंट्स हुए। जनता, नागरिक जो इंग्लैंड की थी, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई। फिर 1689 में 1689 में बिल ऑफ राइट्स की घोषणा की गई। बिल ऑफ राइट्स लिखा गया इंग्लैंड में। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज था जिसमें नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की गई। 1789 में, लगभग 100 सालों के बाद 1689 में इंग्लैंड में बिल ऑफ राइट्स लिखा गया। फिर 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, तब फ्रांस में भी मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा के नाम से एक अधिकार पत्र घोषित किया गया 1789 में फ्रांस में। इस प्रकार इस घोषणा पत्र के माध्यम से फ्रांस में भी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदत्त किया गया। लेकिन ये जो अधिकार थे, अभी तक जितनी भी चर्चा मैंने किया है, ये केवल परिनियमों के माध्यम से, घोषणा पत्रों के माध्यम से दिया गया है। सर्वप्रथम मूलभूत अधिकारों का संवैधानिक संरक्षण मिला अमेरिकी संविधान में। अमेरिकी संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों के को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। यद्यपि अमेरिका में भी प्रारंभ में जो अमेरिकी संविधान था उसमें मौलिक अधिकारों की कोई बात नहीं की गई थी। देखिए, हम इस परिप्रेक्ष्य में हम अमेरिका से कई गुना आगे। हमारे संविधान में प्रारंभ से था, लेकिन अमेरिकी संविधान में प्रारंभ से नहीं था। और प्रथम 10 संशोधनों के माध्यम से अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स को सम्मिलित किया गया और अमेरिकी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार
का जो भाग है, भाग 3, या अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही मौलिक अधिकारों की बात उठने लगी थी। जिस प्रकार ब्रिटिश शासक भारतीयों के अधिकारों को कुचल रहे थे, भारतीयों को कोई अधिकार देने के लिए तैयार नहीं होते थे, उस दौरान ये लगातार मांग उठती थी अधिकारों की। आप जानते हैं कि राजद्रोह के मुकदमे, स्पीच देने पे, कुछ भी बोलने पे, ब्रिटिश सरकार की आलोचना पे करने पर राजद्रोह के मुकदमे लगाए जाते थे, तरह तरह के कानून लाए जाते थे। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इन अधिकारों की मांग किया, लेकिन सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से इसका जो उल्लेख मिलता है, सर्वप्रथम जो अगर दस्तावेजी उल्लेख अगर देखा जाए तो वो है नेहरू रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं साइमन कमीशन 1927 में आया। साइमन कमीशन का विरोध हुआ, अंग्रेजों ने भारतीयों को चुनौती दी संविधान बनाने की। एक सर्वदलीय समिति बनी मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में, जिसने एक संविधान का प्रारूप पेश किया जिसे नेहरू रिपोर्ट्स के रूप में जाना जाता है। इसमें मौलिक अधिकारों की विस्तृत विवेचना की गई और कौन कौन से मौलिक अधिकार चाहिए उनको उल्लिखित किया गया। बाद में 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रस्ताव पास करके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पास करके मौलिक अधिकारों की मांग किया, मौलिक अधिकारों के संबंध में एक प्रस्ताव पास किया। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको याद रखना चाहिए क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। पहली बात, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कब किया गया, किसमें स्पष्ट रूप से किया गया? तो ये नेहरू रिपोर्ट में किया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों को के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया? 1931 के कराची अधिवेशन में, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई थी, सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया। तो ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो इतिहास था मौलिक अधिकारों का, वो ये था। भारतीय संविधान में इसको सम्मिलित किया गया अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर। तो ये तो उद्भव की बात रही। ये क्या है, मौलिक अधिकार है क्या? हम लोग तो इतिहास देख लिए इसका, बिल ऑफ राइट से लेके, फिर हम इसका आखिर में है क्या मौलिक अधिकार? अगर हम जो संविधानों की परंपरा है उससे पहले जाएं, संविधान की जो हमारी परंपरा प्रारंभ हुई उससे हम थोड़ा सा अगर हम पहले जाएं तो मौलिक अधिकार को प्राकृतिक एवं अप्रतिदेय अधिकार माना जाता था। प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार का माना जाता था। संविधान प्रारंभ होने के बाद इसको संविधान द्वारा प्रत्याभूत अधिकार कहा जाने लगा, जिसके इंग्लैंड के संबंध में अगर देखा जाए तो इंग्लैंड में कहा जाता था कि वे अधिकार जो बिल ऑफ राइट्स द्वारा नागरिकों को प्रदत्त किए गए, जनता को प्रदत्त किए गया है, वो मौलिक अधिकार है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी यही कहा जाता है कि ऐसे अधिकार वे अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रत्याभूत किए गए वो मौलिक अधिकार है। लेकिन अगर संपूर्ण रूप से देखा जाए तो मौलिक अधिकार सामान्यतः ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य होते हैं। ये प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है, भले इसको किसी भी रूप में परिभाषित किया जाए। मौलिक अधिकार प्राकृतिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं। ये ऐसे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति की बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अब ये भी प्रश्न उठता है कि मूल अधिकारों को मूलभूत अधिकार क्यों कहा जाने लगा? क्यों इनको मौलिक अधिकार कहा गया? क्यों इनको फंडामेंटल राइट्स कहा गया? क्यों मूलभूत कहा गया? वस्तुतः 2 कारण थे। इन अधिकारों को मूलभूत अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह व्यक्ति की बौद्धिक
आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। दूसरा रीजन क्या है इसका? पहला तो ये रीजन हो गया कि बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक ही नहीं अपरिहार्य है। और इसका एक दूसरा रीजन ये है कि व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ये अधिकार आवश्यक है। तो इन्हीं कारणों से इनको मूलभूत अधिकार के रूप में कहा जाता है, मूलभूत अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान का भाग 3 मूलभूत अधिकारों को प्रत्याभूत करता है। सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो गोलकनाथ का वाद में, गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में ये सुब्बा राव ने कहा कि प्राकृतिक एवं अप्रतिदेय अधिकार है। बाद में इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण वाले मामले में और मेनका गांधी के मामले में, अन्य सभी मामलों में कहा गया कि ये प्राकृतिक एवं अप्रतिदेय अधिकार है। इनको अगर संविधान में इनका उल्लेख नहीं भी होता तब भी नागरिकों को प्राप्त होते। मुझे उम्मीद है मित्रों कि आप लोगों को अब मौलिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले भाग में मौलिक अधिकार के बारे में जो हमारी संवैधानिक उपबंध है उनकी चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में प्रारंभ में तो 7 अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में प्रत्याभूत किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो वर्तमान में 6 अधिकार जो ऐसे हैं जिनको मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है। हम अगले अपने भाग में इन सब की विस्तृत चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है मित्रों कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस पे आप टिप्पणी अवश्य करें, इसको मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सबसे इस पे आप सुझाव दीजिए, इस पे चर्चा करें ताकि कुछ चर्चा से कुछ नई बातें निकल के आती है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।